कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, पिंटू गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। राजवीर मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग प्लीज क्लासेस स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। मैंने आज स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी क्या क्या स्टडी करनी है। वो जो भी आपको स्टडी करनी है वो आपको कंसेप्ट के साथ मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सारी चीजें फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, और फॉर्मूला के साथ साथ आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम समझाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, दूसरी मैं समझाऊंगा कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है। ये दो टाइप से होता है, एक तो रिडीमेबल, एक नॉन रिडीमेबल होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे भाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैसे कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम इरिडीमेबल के तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लमसम मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसकी सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट इरिडीमेबल हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको ये वाली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर ये वाली पर ई वाली लमसम मेथड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। फिर आपको मैं बताऊंगा कि भाई इल टू मैच्योरिटी मेथड हो तो कैसे निकालेंगे, दैट इज द IRR, जो कैपिटल बजटिंग में सिखाऊंगा। ये IRR मेथड है। ये जनरली क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है। जब यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो बेटा तो आपको इस मेथड को नहीं फॉलो करना है। जनरली अप्रोक्सीमेशन मेथड में जो मैं सिखाऊंगा उसको फॉलो करना है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको जीरो कूपन बॉन्ड वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। अब एग्जैक्टली द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एग्जैक्टली सेम होता है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तो पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। एक क्या होता है इरिडीमेबल, दूसरा इन लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस जनरली हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रख दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने दिया हुआ है। फिर आपको रिडीमेबल के केस में क्या होता है उसकी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। फिर IRR मेथड से जो दिया हुआ है वो ये सारी चीजें आप अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको जब कंसेप्ट समझाऊंगा और कंसेप्ट से कोरिलेट कराऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। प्लीज आप कंसेप्ट, आपके बुक में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजों को मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी आपको फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं चार पांच तरीका है। एक तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, अर्निंग प्राइस अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच है, फिर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है। ठीक है, इसके बाद हम आपको सबकी फॉर्मूला में समझाऊंगा कि डिविडेंड प्राइस यील्ड अप्रोच क्या होता है, फिर अर्निंग प्राइस यील्ड अप्रोच क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपको ग्रोथ अप्रोच क्या होता है, फिर आपको एवरेज मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिर आपके पास आता है रियलाइज यील्ड अप्रोच, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये सारी कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और सारी फॉर्मूला मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। डिटेल में सारी फॉर्मूला समझाने के बाद उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, आपको सबसे पहले कंसेप्ट कराऊंगा। अब देखिएगा आपकी मैंने मैंने कराने की मैं क्या कराऊंगा इसका सारी। सबसे पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट और एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराया जाएगा, कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराएगा। दूसरे में मैं आपको क्या कराऊंगा भाई साहब, दूसरा में मैं आपको कराऊंगा जो आपका सजेस्टेड है स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन जो आपका इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो,
ये ऑलरेडी मैं आपको सोल्व करके यूट्यूब में रखा हुआ है, मेरी चैनल के यूट्यूब में रखा हुआ है। फिर तीसरे में मैं आपको क्या कराऊंगा, आपके पास जो एक प्रीवियस ईयर एग्जाम की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा। फिर आपको फोर्थ में आपका एमटीपी दिया हुआ है, उस एमटीपी आपको मॉडल टेस्ट पेपर होता है वो क्वेश्चन कराऊंगा। ये कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप मैंने कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये सारे को ध्यान देते हुए मैंने ये सारी चीजें बनाई हुई है। जब ये सारी चीजें इस पे समझाया गया है और आपका आरटीपी में जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए समझाई गई है, तो आपको ये सब जस्ट देखने से आपको पता चल जाएगा कि अरे ये चीजें सारी चीजें तो हमारी हो रखी है। तो जब हो रखी है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। देखिए आपके प्रीवियस के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछी गई है जो हमारी स्टडी मटेरियल या हमारी प्रीवियस ईयर के एग्जाम की क्वेश्चन, जो हमारे मल्टीपल मॉडल टेस्ट पेपर या रिविजनरी टेस्ट पेपर जो भी आया सारे को कवर करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा सबसे लास्ट में आपकी कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया जाएगा वो सारी चीजें। लास्ट आपकी कंसेप्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं वो सारे की मैंने आपको फॉर्मूला के साथ एक लिस्ट बना के आज मैं दूंगा, आपको व्हाट्सअप करूंगा ये, और वो लिस्ट आपके लिए बेटर होगा। जो आपको जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे आपके पास वो उसकी कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा और वो फॉर्मूला सारी याद करने में आपको बेटर होगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए सजेस्टेड आपको ये दिया हुआ है दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 2017 में पूछी गई है दिसंबर में जो ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस की मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको कराया जाएगा, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। इसी टाइप की क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट में कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपको करनी है। इसकी आंसर भी आपके पास दिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम टाइप की क्वेश्चन अगर कंसेप्ट में हुआ रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरी देखिए, ये भी आपका सजेस्टेड जून 2017 का क्वेश्चन है। इसी टाइप की क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर आपको मैं बताता हूँ सजेस्टेड जून 2018 का क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कराया रहूंगा। आपको सजेस्टेड जून 2019 का क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस सजेस्टेड दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। जो आपकी क्वेश्चंस है वो सारी की सारी क्वेश्चन का लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछी गई है, आपकी स्टडी मटेरियल में है, आपकी मॉडल टेस्ट में है, आपकी मल्टीपल मॉडल टेस्ट पेपर में है, आरटीपी में है। ये सारी चीजें को, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। सुबू रॉय गुड इवनिंग, आकाश गुड इवनिंग, निखिल गुड इवनिंग। मैं ये सारी चीजें आपको कराऊंगा बेटा। मॉडल टेस्ट पेपर का ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीजें जो आपकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये जो भी चीजें है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा इस लाइव क्लासेज में, और हर एक चैप्टर का कराऊंगा, न कि एक ही चैप्टर का, सारी चैप्टर कराऊंगा। बिफोर दिसंबर में आपकी 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैंने क्या क्या कहा, इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है वो सारी चीजें का मैंने लिस्ट दिया हुआ है। वो कंसेप्ट के साथ में उसकी फॉर्मूला भी सारा आपका दिया हुआ है, छोटी छोटी पॉइंट्स भी दिया हुआ है जो कि आपको याद करने वाला है। फिर मैंने आपको लिस्ट दिया जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछी गई है, उसका मैंने लिस्ट दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर की मॉडल टेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन है, उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। आपका मॉडल टेस्ट पेपर हर एक अटेम्प्ट के लिए 2 होता है। जैसे जून अटेम्प्ट के लिए 2 मॉडल टेस्ट पेपर आपके इंस्टीट्यूट देता है, सेट 1 सेट 2, वो सारी की लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी क्वेश्चंस का आपकी कंसेप्ट आपको मैं कराऊंगा, और आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा
जो आपका सोल्व किया हुआ नहीं रहेगा, सारी की सारी आपके एग्जाम का सोल्व किया हुआ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा आपके साथ वादा है, ठीक है। और सारी चीजें मैं एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सजेस्टेड है, और ये कंसेप्ट मैंने कराया है, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सोल्व करके दिया हुआ है, तो बेटा आप अपनी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन कर लेंगे, आप अपनी एमटीपी का क्वेश्चन कर लेंगे, आप अपनी पास्ट ईयर की क्वेश्चन कर लेंगे, और सारी कंसेप्ट कर लेंगे, फॉर्मूला का लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी प्रॉमिस है बेटा, ठीक है। ये एफएम की क्लास एक दिन होगी रेगुलर, और आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसी टाइम में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सुनिएगा बेटा, मेरी क्लास कब होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने कहा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ठीक है। 8:30 to 10 PM तक क्लास होगी, और आपकी ये कौन सी क्लास होगी? एफएम की क्लास होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास होगी, और आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने याद है कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट किया हुआ है आप लोगों का, अगर टाइम मिलेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिर से कराऊंगा। फिर दूसरी बात, जिस बच्चों को ये सारी नोट्स चाहिए वो बच्चे मेरा नंबर है सेव करेंगे 9312606737, वो बच्चे ये नंबर मेरा सेव करेंगे, अब मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और सीए में इंटर लिखेंगे। अगर ये बच्चा मुझे भेजेगा तो मैं उनको क्या करूंगा, ये वाली चीजें मैं उनको भेज दूंगा, उनके घर में उनके मोबाइल पे भेज दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग को ठीक है, कॉस्ट की जो बचा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद वो मैं करा दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी मैंने करा चुका है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं कंसेप्ट की ओर बढ़ा जाए बेटा, कंसेप्ट देखा जाए। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब देखिएगा, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बेटा, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या ये बिजनेस के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिजनेस का पहला आपका होता क्या है? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे का एस्टिमेट करना, जो मैंने आपको पहले बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब दूसरा क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, और तीसरा आपका होता है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप लिखते जाएगा इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? So this is your financial management. Financial management is the management of finance from the stage of estimation of finance. Estimate करते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो आपने एस्टिमेट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका फिक्स एसेट्स होता है बेटा, और दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए आपका फिक्स एसेट्स 15 लाख की है, मान लीजिए आपका वर्किंग कैपिटल 5 लाख की है,
टोटल कैपिटल आपको कितनी चाहिए? 20 लाख कैपिटल आपको चाहिए। टोटल कैपिटल आपको कितनी चाहिए? 20 लाख कैपिटल आपको चाहिए। तो इसको कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है ये जो पैसा आपको ₹20 लाख चाहिए, ये जो पैसा आपको ₹20 लाख चाहिए, 20 लाख रुपए जो आपको चाहिए, ये पैसा आपके पास आएगा कहाँ से? तो मान लिया जाए आपने 3 तरीके से पैसा उठाएंगे बेटा। आप 3 तरीके से पैसा उठाएंगे। आप पैसा इक्विटी से उठाओगे, आप पैसा प्रेफरेंस से उठाओगे, आप पैसा डेब्ट से उठाओगे। हाँ जी, लिखिए लिखिए। आप पैसा इक्विटी से उठाओगे, आप पैसा प्रेफरेंस से उठाओगे, आप पैसा डेब्ट से उठाओगे। ठीक है? या अभी मत लिखो बेटा, आप समझो, पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। लिखने के लिए अलग से टाइम दूंगा। आप पैसा इक्विटी से उठाओगे, आप पैसा प्रेफरेंस से उठाओगे, आप पैसा डेब्ट से उठाओगे, आप लॉन्ग टर्म लोन भी उठा सकते हो। मान लिया जाए आपने 5 लाख रुपीज आपने इक्विटी से उठाया, मान लो आपने 10 लाख रुपीज प्रेफरेंस से उठाया, मान लो आपने 5 लाख रुपीज डेब्ट से उठाया। आपने 3 तरीके से पैसा उठाया। क्या ये जो फंड्स प्रोवाइडर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस है, ये डेब्ट है, जिन्होंने पैसा आपको दिया, जो ये फंड्स प्रोवाइडर्स हैं, क्या ये फंड्स प्रोवाइडर आपको पैसा दे देंगे? क्या ये फंड्स प्रोवाइडर आपको बिजनेस में लगाने के लिए आपको पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा? नहीं जी। ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल आपने पैसा उठाया, ये जो कैपिटल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पैसे का कॉस्ट लगता है। आज जो कैपिटल की कॉस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। जो पैसे का कॉस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो कैपिटल आपने लगाया, उस कैपिटल का कॉस्ट, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। आपने इक्विटी से पैसा लगाया, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है इक्विटी का पैसा। इक्विटी इन्वेस्टर को एक एक्सपेक्टेशन है, एक उनकी इच्छा है कि मेरी पैसे पे कुछ ना कुछ रिटर्न आनी चाहिए। तो जो रिटर्न आनी चाहिए वो जो रिटर्न आनी चाहिए वो रिटर्न आपको। हाँ जी प्रभ जी, पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा क्लास। मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत सारी कॉस्टिंग में, अब आप कंटिन्यू करें। मैं जून दिसंबर आपका एग्जाम है उसके पहले सारी कराऊंगा। सुनिए, आप लोग मुझे अपना नाम और फोन नंबर प्लीज इस पे आप ये नंबर सेव करें, और ये नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपको सारी डिटेल आपको भेजता रहूंगा बेटा। पर डे की क्लास है सर, इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा? नहीं बेटा, रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं होगा। हाँ जी, पूरा लाइव पढ़ाऊंगा बेटा। आप पहले अपना नाम और फोन नंबर इसमें भेजिएगा, मैं सेंड करूंगा, अपनी पूरी लाइव क्लासेस की आपकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है? आप प्लीज आप देखिए, मैं आपको पढ़ा। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो नहीं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हर एक पैसे का कॉस्ट लगता है। तो हर एक पैसे का कॉस्ट जब लगता है तो भाई साहब यहाँ पे रेफरेंस भी अपना एक्सपेक्ट करता होगा कि मेरी रिटर्न ये होनी चाहिए, डेप्ट भी एक्सपेक्ट करता होगा मेरी भी रिटर्न ये होना चाहिए। और ये कंपनी ने में 20 लाख रुपया लगाया गया, कंपनी क्या कहेगी? भाई साहब आप लोग मुझे पैसा दो, मैं उस पैसे पे जो आप रिटर्न चाहते हो वो रिटर्न मैं दूंगा। आप मुझे पैसा दो बिजनेस करने के लिए, मैं आपकी पैसे का जो भी आप रिटर्न चाहते हो वो मैं दूंगा। तो कंपनी देगा पैसे यूज करने के बदले में। किसको देगा? जिन्होंने पैसा दिया है उनको देगा। कंपनी देगा किसको देगा? जिन्होंने पैसा दिया है उनको देगा।
तो किसको पैसा दिया है कंपनी ने? कंपनी ने किसको पैसा दिया है? कंपनी ने फंड्स प्रोवाइडर किसको पैसा दिया है? कंपनी को दिया है। तो कंपनी के पास कैपिटल आ गई और उस कैपिटल के बदले में दोनों कंपनी उनको कुछ देगी। तो मान लो कि डेब्ट की कॉस्ट सबसे कम 8% से है, प्रेफरेंस की कॉस्ट सबसे कम आपको प्रेफरेंस की कॉस्ट सबसे कम कितने परसेंट से है? 10% से है, और इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 12% से है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इक्विटी मुझे 12 कंपनी देना पड़ेगा, इक्विटी को। प्रेफरेंस को कितना देना पड़ेगा? 10% से देना पड़ेगा। डेब्ट को कितना देना पड़ेगा? 8% से देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कंपनी पूरा देगी। तो जो कंपनी देगी उसको कहते हैं कैपिटल उठाने के बदले में कॉस्ट। तो उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल। अब देखिएगा भाई, 12% इक्विटी की कॉस्ट है ऑफ ₹5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस ने 10% एक्सपेक्टेशन रखा है, कितने पे? 10 लाख पे, तो इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 लाख। कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल 8% ऑफ 5 लाख, तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी 40,000, इनकी कॉस्ट हो जाएगी। अब सुनिएगा बेटा, प्लीज आप समझिए, प्लीज। आपकी टोटल कॉस्ट फॉर टोटल कैपिटल, कैपिटल ₹20 लाख, 20 लाख पे कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? 2 लाख रुपया आ गया। 20 लाख पे कैपिटल की कॉस्ट कितनी हो गई? 2 लाख रुपया हो गई। तो परसेंटेज कॉस्ट कितना होगा? परसेंटेज कॉस्ट कितना होगा? तो परसेंटेज कॉस्ट कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई साहब 2 लाख कॉस्ट हुई, 20 लाख कैपिटल पे, परसेंटेज का मतलब 100 पे, तो ये 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। 10% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को अपनी कैपिटल, सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को अपनी कैपिटल 20 लाख रखने के लिए, 20 लाख कैपिटल उठाने के लिए उनको 5 लाख इक्विटी से देना पड़ेगा, प्रेफरेंस से 10 लाख और इतना से उठाना पड़ेगा। और इस पैसे का कॉस्ट क्या लगेगा? इस पैसे का कॉस्ट, अब सुनिएगा सर, 12% 5 लाख पे 10% इतना, तो 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। अब सुनिएगा बेटा, कंपनी को अपनी कैपिटल 20 लाख पे, सुनिएगा, कंपनी को अपनी कैपिटल 20 लाख पे कम से कम 10% कमाना पड़ेगा। कंपनी को अपनी कैपिटल 20 लाख पे कम से कम 10% कमाना पड़ेगा, 10% कमाना पड़ेगा। 10% कमाएगा तो 2 लाख रुपया आएगा, 2 लाख रुपया आएगा कम से कम।
अब वह जो 2 लाख रुपया आएगा उसमें वो बंटवारा करेगा, इक्विटी को कितना देगा, इक्विटी को ₹60,000 देगा, प्रेफरेंस को कितना देगा, प्रेफरेंस को 1 लाख रुपया देगा, डेप्ट को कितना देगा, डेप्ट को ₹40,000 देगा। अब जब ये सारी पैसा देगा, 2 लाख रुपया देगा इन लोगों को, तो भाई इन्वेस्टर जो फंड्स प्रोवाइडर है जिन्होंने पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ जी, कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी जो मैं सोच रहा हूं अपनी कैपिटल पे कमाना, वो कंपनी कमा के दे रही है, कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरी इन्वेस्टर क्या चाहता है, मेरा पैसा कंपनी यूज करे, मेरा पैसा कंपनी यूज करे, लेकिन उस यूज करने के बदले में मैं अपनी पैसे पे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं, मैं अपनी पैसे पे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं वो रिटर्न मुझे मिले, मैं अपनी पैसे पे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं वह रिटर्न मुझे मिले। क्लियर है ना? कंपनी ये सोचती है मेरा पैसा यूज करे कंपनी। इन्वेस्टर क्या सोचता है, इन्वेस्टर क्या सोचता है, मेरा पैसा कंपनी यूज करे, ठीक है, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं उतना रिटर्न मुझे दे, वही तो इन्वेस्टर सोचता है। तो ये तब तक ये पैसा कंपनी देती रहेगी, तब तक इन्वेस्टर पैसा देता रहेगा, इन्वेस्टर पैसा देता रहेगा किसको, कंपनी को, कि भाई ये यूज करो लेकिन मेरी रिटर्न दो। तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी को मिनिमम 2 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, मिनिमम कंपनी को 2 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। क्यों 2 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, कि ये पैसा कमाएगा तो इससे इक्विटी को पैसा देगा, प्रेफरेंस को पैसा देगा, डेप्ट को पैसा देगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। Cost of capital is the minimum required rate of return on capital investment, on this investment, on capital investment, in order to meet the expectation of the funds provider। मैंने जिन्होंने पैसा दिया है, पैसा फंड्स प्रोवाइडर जिन्होंने पैसा दिया उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए। भाई साहब इक्विटी ने पैसा दिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करो। भाई साहब डेप्ट ने पैसा दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करो। भाई साहब प्रेफरेंस ने पैसा दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करो। तो जिन्होंने पैसा दिया है उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए जो आपको कमाना पड़े उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, आप सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। यहां पर लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो सेड टू बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहा जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, WACC। इसको रिप्रेजेंट करते हैं WACC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं बेटा, देखिए आप यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं इक्विटी, यहां पे लिखते हैं प्रेफरेंस, यहां पे लिखते हैं डेप्ट। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब यहां पे लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट हमने कितना उठाया बेटा, देखिए हमने 5 लाख इक्विटी से उठाया, हमने 10 लाख प्रेफरेंस से उठाया,
हमने डेप्ट से कितना पैसा उठाया, डेप्ट से भी 5 लाख उठाया। ये टोटल पैसा हमारे पास कितना आ गया, 20 लाख आ गया। अब यहां पे हम लिखते हैं वेट। वेट कैसे निकालते हैं, टोटल 5 लाख कितने पे, 20 लाख पे। टोटल 10 लाख कितने पे, 20 लाख पे। टोटल 5 लाख कितने पे, 20 लाख पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेट। तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 0.25। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इक्विटी की वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसको हम वेट इक्विटी कहते हैं। ये क्योंकि प्रेफरेंस की वेट को रिप्रेजेंट करता है ये, तो इसीलिए वेट ऑफ प्रेफरेंस। क्योंकि ये डेप्ट की वेट को रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ डेप्ट, ऐसे होता है वेट। एक होता है कॉस्ट। भाई साहब ये सारी कॉस्ट मैं निकालने के लिए अभी सिखाऊंगा, जस्ट अभी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। भाई साहब इक्विटी की कॉस्ट को KE कहा जाता है, प्रेफरेंस की कॉस्ट को KP कहा जाता है, और डेप्ट की कॉस्ट को KD कहा जाता है। तो ये इसकी कॉस्ट मैंने माना, लेकिन मैं आपको निकालने की तरीका सिखाऊंगा। मैंने माना, अभी माना कितना, ये 12% है। ये आपको प्रेफरेंस कितनी है, प्रेफरेंस 10% है। और ये आपका कितना है, डेप्ट, डेप्ट भी आपका 8%। तो वेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ए है और ये आपका बी है, तो यहां पे हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नाम होता है वेटेड कॉस्ट। वेटेड कॉस्ट, ए इंटू बी, तो 0.25। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप समझिए कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। 0.25 12% पे अपनी टोटल कैपिटल का, 12% पे अपनी टोटल कैपिटल का 0.25 उठाया। 10% पे अपनी टोटल कैपिटल का 50% उठाया। 8% रेट से अपनी टोटल कैपिटल का 25% उठाया। ऐसे फिर से आप समझिए इसको कैसे मैंने बोला। मैंने कहा टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 12% की रेट से उठाया। टोटल कैपिटल का 50% कैपिटल हमने 10% की रेट से उठाया। टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 8% की रेट से उठाया। तो वेटेड कॉस्ट कितना होगा, तो ए और बी को मल्टीप्लाई 12% इंटू 0.25, ये आपका 3% हो जाएगा। 10% इंटू 0.50, ये आपका 5% हो जाएगा, ये आपको 5%। और 8% इंटू 0.25, तो ये आपका 2% हो जाएगा। अब इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों को ऐड करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, 10% कहेंगे। दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दूसरे तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, दूसरे तरीका से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब एक और तरीका आपके पास आ जाता है, एक और अल्टीमेट हमने तीसरे तरीका में बताया। अल्टीमेट इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, मैंने बताया भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को वेट ऑफ प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट को वेट ऑफ डेप्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो। मैंने वही तो किया भाई साहब, हमने उनकी कॉस्ट को उनकी वेट से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है,
12% इंटू 0.25, ये 10% इंटू 0.50, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट 8% इंटू 0.25, ये 3%, 5%, 2%, ये 12% आपका आंसर आ गया। दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही आपको हर एक क्वेश्चन में निकालनी होती है, यही पढ़नी है, यही चीजें मैं आपको सारी की कॉस्ट इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% आया तो कैसे आया, डेप्ट की कॉस्ट ये आया तो कैसे आया, ये प्रेफरेंस की कॉस्ट, डेप्ट की कॉस्ट कैसे आया, वो चीजें मुझे सिखानी है। मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया ये वाली इंट्रोडक्शंस, बताइए समझ आया कि नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कोई भी कैपिटल उठाने का जो कॉस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज इट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। It is the minimum required rate of return on capital investment in order to maintain its current market price भी हो सकता है या expectation of the equity shareholder हो सकता है। हाँ जी सारे कंसेप्ट क्लियर है बेटा, आगे बढ़ा जाए। ठीक है प्रभजीत, सुब्बू, रॉय, निखिल, हाँ जी आकाश। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लीज लिखिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the minimum return on capital, minimum return, कम से कम return capital in order to meet the expectation of the funds provider, expectation of the funds provider, और हम क्या कर सकते हैं दूसरा तरीके से, कैसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the minimum return on capital investment, return on capital investment to meet, in order to investment, in order to maintain its current market price per share। ये लास्ट वाला एग्जांपल को जो मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस, ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस। अब सुनिएगा बेटा, आपका यहाँ पे 20 लाख कैपिटल है, 20 लाख कैपिटल के लिए आपने सबसे पहले आपने डेप्ट के लिए कितना एक्सपेक्ट किया है, डेप्ट 40,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा है, जो मैंने पहले बताया था। कैसे, यहाँ पे देखिए
डेप्ट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कितनी है, 40,000 है। भाई प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 1 लाख है। भाई इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 60,000 रुपीज है। तो भाई 60,000 रुपीज, 1 लाख और 40,000, ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है बेटा, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है। अब आप सुनिएगा यार, प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है। तो भाई 40 और प्रेफरेंस का कितना है, 1 लाख है, और इक्विटी की कितनी है, 60,000 है। तो टोटल एक्सपेक्टेशन हमारी 2 लाख है। अब सुनिएगा, मान लो, एज्यूम करो हमने 2 लाख नहीं कमाया, हमने कमाया 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 में तो डेप्ट को पैसा देना है, डेप्ट को कितनी देनी है, 40,000 देनी है। आपको प्रेफरेंस को तो पैसा देना है, प्रेफरेंस की पैसा कितनी देनी है, 60,000 रुपीज देनी है। अब जो रिजिडुअल प्रॉफिट जो है, रिजिडुअल प्रॉफिट आपके पास कितनी हो गई, रुपीज 20,000 रुपीज हो गई, सॉरी यहाँ पे 1 लाख। रिजिडुअल प्रॉफिट हमारे पास 40,000 रुपीज बच गए। अब जो रिजिडुअल प्रॉफिट होता है वो इक्विटी का होता है, तो ये हम दे देंगे इक्विटी को। ये हमने कहा कि भाई इक्विटी आप ले लो ये पैसा। इक्विटी कहेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो 60,000 की है, आप मुझे 60,000 दो। कंपनी कहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से 60,000 दूं। तो इक्विटी शेयर में 2 आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तो होते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग है, दूसरा आपका, एक तो प्रोमोटर होल्डिंग है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है फ्री फ्लोट शेयर होल्डर, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर। अब देखिएगा, इक्विटी को आपको 40,000 दे रहे हैं, जबकि इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है 60,000। तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं कर पा रहे। अब प्रमोटर तो चाहेगा बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि कंट्रोल उसी का होता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि भाई इक्विटी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रही। तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो पा रही है, तो उस केस में ये अपना शेयर को, फ्री फ्लोट जो शेयर होल्डर्स हैं, ये अपने शेयर को सेल करने शुरू करेगा। अब सेल करना जब शुरू करेगा तो उस केस में सप्लाई क्या होगा, मार्केट में हाई होगा, सप्लाई हाई होगा। लेकिन ऐसी कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा जो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता, जितना आप कमाना चाहता है इक्विटी उतना नहीं दे पा रहा है, तो उसमें कौन शेयर खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा उस कंपनी की शेयर। उस कंपनी की शेयर को कोई नहीं खरीदना चाहेगा, और डिमांड नहीं खरीदना चाहेगा तो डिमांड इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट में डिमांड इनका लो हो जाएगा, सप्लाई हाई डिमांड लो। तो ये क्या करेगा, दोनों का जो क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर इसका डिक्रीज कर जाएगा। और जो आपकी सबसे वर्स्ट केस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उस कंपनी की मार्केट प्राइस डिक्रीज कर जाए, दिस इज द वर्स्ट केस फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मार्केट प्राइस डिक्रीज। ये वर्स्ट केस है कि मार्केट प्राइस पर से वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहता है। बात समझ रहे हैं आप। तो दिस इज द वर्स्ट केस, ये आपका सबसे खराब केस है कि उनकी मार्केट प्राइस डिक्रीज करे। तो भाई कब ऐसे केस नहीं होगा, जबकि इक्विटी अगर 60,000 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इफ यू पे 60,000 देन कंपनी क्या करेगा, भाई ठीक है हम मार्केट प्राइस मेंटेन करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज ए रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम return on capital in order to maintain its current market price। ये मिनिमम रिटर्न है उसी कैपिटल पे, ताकि उनकी मार्केट प्राइस को मेंटेन किया जा सके। ये वाली कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया आप लोग।
प्लीज बताइए। मुझे विश्वास है कि आप लोग को कंसेप्ट समझ आया होगा, क्लियर है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफिनीशन समझाया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो बताया। अब मैं हम चल रहे हैं स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये स्लाइड में आप लोग को दे दूंगा। आप लोग मुझे अपना नाम और फोन नंबर मुझे भेजेंगे, बशर्ते कि मेरा नंबर सेव करेंगे। और मेरा नंबर कितनी है, मेरा नंबर है 9312606737। ये मेरा नंबर है, इस नंबर को सेव करेंगे, फिर आप मेरे व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम लिख के, सीए में इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिटन हियर, वही चीज को मैंने जो लिखा वो लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम required rate of return on capital investment to meet the expectation of the funds provider, is the minimum required rate of return on the capital in order to maintain its current market price, ठीक है। अब चलिए, अब चलो बेटा, यहाँ पे हमने आपको वही जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो एग्जाम्पल आपके पास है, और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी नोट्स मैं भेज दूंगा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने समझाया था, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल कर मैंने समझाया था, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, फिर आपको ये निकाला केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डब्ल्यूडी का मतलब वेट ऑफ डेप्ट, केपी, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये मैंने लिखा इसीलिए है कि आपको फेयर रूप से आपके पास चला जाए, हैंड रिटन नोट्स आपके पास चला जाए, ठीक है ना बेटा। दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड, ओके। अब मैं डेप्ट की कॉस्ट मैं समझाना चाहता हूँ, प्लीज। अब लिखिएगा डेप्ट कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखना है, डेप्ट कैपिटल, इसको बहुत अच्छे से समझिए। डेप्ट कैपिटल, ये इस पर्सन को फिक्स इन पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट। मान लो फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट होता क्या है, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए 12% डेप्ट ₹100 है, इसका मतलब ये है 12% डेप्ट ₹100 है, इसका मतलब यह है कि एक डेप्ट होल्डर ने ₹100 दिया, उसको कंपनी हर एक साल के एंड में डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, हर एक साल के एंड में आपको 12% इंटरेस्ट दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कंपनी को, 12% ऑफ 100, ये हो जाएगा 12 रुपीज। तो हर एक साल कंपनी 12 12 12 12 12, तो दिस इज सेड टू बी पीरियोडिक इंटरेस्ट, फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरेस्ट, माने एक सर्टेन इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा कंपनी से। यहाँ पे दिस इज सेड टू बी फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट कहा जाता है, वो आपको कंपनी को मिलता रहेगा। ये कब तक मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी तक मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो डेप्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट व्हिच फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिसपे हम क्या करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब एक दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं। एक कंपनी ये है, एक कंपनी बी है, अच्छे से समझिएगा। ये होता है EBIT, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो 1,00,000 रुपया यहाँ पे है, 1,00,000 रुपया यहाँ पे है, इसके बाद हम इसको माइनस करते हैं लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। मान लो कंपनी ए के पास 40,000 है, इनके पास नहीं है, तो भाई ये क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपको हो गया 60,000, ये आपका हो गया 1,00,000, समझ आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे क्या करते हैं, लेस टैक्स। अगर 40% टैक्स आप देते हैं तो 60,000 का 40% 24,000 और 1,00,000 का 40%, ये आपका 40,000 हो गया। अब आपका 40,000, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब देखिएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स 60, 24,000 इतना, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो आप बताइए यहाँ पे 36,000 हो जाएगा और यहाँ पे 60,000 रुपया हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लीज आप देखिएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे 40,000 रुपीज है। अब सुनिएगा, इसको कहते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी, इसको क्या कहते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी कहा जाता है। और ये यहाँ पे 36,000 हो गया और यहाँ पे ये 20,000 हो गया। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक चीज जो समझाना चाहता हूँ वो चीजें आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। सर मैंने यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, सर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किया तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम आ गया, हमने कम टैक्स दिया, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिया तो टैक्स ज्यादा दिया, तो यहाँ पे 24,000 टैक्स दिया। तो क्या इसका मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि मैंने टैक्स देने के, इंटरेस्ट देने के कारण टैक्स बचा लिया। हमने यहाँ पे 40,000 टैक्स दिया, तो क्यों, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया था, जबकि कमाई दोनों का सेम है। भाई यहाँ पे भी 1,00,000 की कमाई है, यहाँ पे भी 1,00,000 की कमाई है। कमाई तो आपकी यहाँ पे भी 1,00,000 की है, कमाई तो आपकी यहाँ पे भी 1,00,000 की है, लेकिन यहाँ पे आपने इंटरेस्ट 40,000 दिया क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे इंटरेस्ट होने के कारण आपने टैक्स कम दिया क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट आपके पास क्या हो गई, कम हो गई। और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से आपका टैक्स कम लगा यहाँ पे। तो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि भाई फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किया तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया, तो टर्म में तो टैक्स कम लगा। तो हमेशा हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर को, इंटरेस्ट में टैक्स की सेविंग होती है, तो हमेशा आफ्टर टैक्स लगता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये वाली चीजें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स पे टैक्स लगा है तो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा आफ्टर टैक्स निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा आफ्टर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमेशा आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, समझ आ गया बेटा ये वाला पॉइंट।
तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो 12% है और टैक्स रेट 40% है, तो केडी कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? 12% हमारी कॉस्ट थी, 40% ये है, तो ये आपकी 7.2% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। इसको डिटेल में और आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है ना बेटा? चलिए डिटेल में पढ़ना चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा? आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ गया? प्लीज समझिए। Debt is a source of capital at which fixed periodic interest is paid. There is a tax saving on interest payment, hence it is the lowest cost of capital. ठीक है? It is issued at par, discount और प्रीमियम। पार पे तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो 100 पे। डिस्काउंट का मतलब अगर 100 है तो 90 पे इशू करेगा कंपनी, तो उसको कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। अब प्रीमियम का मतलब अगर 100 है तो 120 पे इशू करेगा, तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्ट, दो टाइप की डेप्ट होता है, नॉन रिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट। नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि कंपनी पैसा तो ले लेगी लेकिन आपको वापस नहीं करेगी, उसकी डिफाइन नहीं होता है कब वापस करेगी। रिडीमेबल डेप्ट का मतलब क्या होता है कि कंपनी कुछ टाइम के बाद आपके पैसे को वापस करेगी। अब ये दो केसेस में कैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला जाएगा वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा? अब देखिएगा, दो बातें होती है, एक तो होता है नेट प्रोसीड, एक होता है रिडीमेबल वैल्यू। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दो तरीका से दिया रहता है, इस पॉइंट को समझिएगा। व्हेन इट इज इशूड एट, जब क्वेश्चन में इशूड एट बोलेगा 10%, देन इट इज यूज टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड। उस केस में हम नेट प्रोसीड निकालें। ये सब मैं समझाऊंगा नेट प्रोसीड होता क्या है। नेट प्रोसीड इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, मैं जस्ट एक बार लिखा देता हूं ताकि आपको बाद में क्लियर रहे। When it is redeemable at 10% premium, then it is used to calculate redeemable value. जब redeemable बोलेगा, redeemable, तो redundant बोलेगा तो उसका redeemable वैल्यू पे यूज किया जाएगा। ये वाला चीजें दो चीज माइंड में रखना है। इसको जब मैं यूज करूंगा तो फिर इसका रेफरेंस देकर समझाऊंगा। अब चलिए एक मैं बात समझाना चाहता, हमने मार्केट से कंपनी कोई है, कंपनी ए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहाँ पे दो तीन लैंग्वेज मैंने आपको समझ बोला, आप नहीं क्लियर पाएंगे। मान लीजिए 100 रुपया का डेप्ट है, 100 रुपया का डेप्ट है, डेप्ट आपको नोट भेज दूंगा बेटा, आप समझ जाएंगे। 100 की डेप्ट है, 100 की डेप्ट है, मान लीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि 100 का डेप्ट है तो 100 ही इशू करेंगे आप, कोई जरूरी नहीं है। आपके हाथ में कोई जरूरी नहीं है कि 100 ही आएगा। 100 उसकी फेस वैल्यू है, उनकी फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है। अब कभी कभी कंपनी जब मार्केट में पैसा लाती है, उसकी इमेज बहुत अच्छा रहता है तो पार पे इशू करती है या प्रीमियम पे इशू करती है। इमेज अगर घटा हुआ है, मार्केट में लोग पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो कभी कभी डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है कंपनी को। तो मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा इशूड एट, यहां पे 10% डिस्काउंट बोला,
10% डिस्काउंट, या मैं बोलूंगा यहाँ पे पार, या 20% मैंने प्रीमियम बोला, और यहां पे 12% डेप्ट ₹100। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि भाई 100 रुपया का प्रेफरेंस है तो -10 आपने इशू किया, -10 कम, और यहां पे ना कम ना ज्यादा तो 0। 20% प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर 100 है तो 20 रुपया ज्यादा पे आपने इशू किया, तो ये इसको कहते हैं इशूड प्राइस। यहां पे क्या कहा जाता है? इशूड प्राइस। तो वही चीजें यहां पे लिखा गया है, when it is said issued at 10% premium then it is used to calculate net proceed। उसमें नेट प्रोसीड, अब कैसे नेट प्रोसीड होता है वो देखिएगा। इशूड प्राइस 100 में -10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 में -10 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 90। 100 में 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100, और 100 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए, कंपनी मार्केट में पैसा रेज करना चाहती है डिवेंचर के बेसिस पे। कोई भी पैसा मार्केट में उठाने पे आपको मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है, सेबी को इन्वॉल्व कराना पड़ता है, आप अपने रेटिंग कराते हैं कि आपके बिजनेस में आपकी रेटिंग कैसी है, क्रेडिट रेटिंग, इकरा, बहुत सारा क्रेडिट रेटिंग है जिसे आप रेटिंग कराते हैं। आप प्रिंटर को अपॉइंट करते हैं सर्टिफिकेट बनाना, बेस कागज पत्तर सब लगाना, मैंने सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप एडवर्टाइजर को अपॉइंट करते हैं जो एडवर्टाइज करता है कंपनी इस पैसा लेना चाहती है। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है? नहीं। जब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला है तो मैंने माना कि एक डिबेंचर इशू करने में आपको 5 रुपया खर्च हो गया, मैंने माना कि एक डिबेंचर इशू करने में 5 रुपया खर्च हो गया, तो मैंने उसको कहते हैं इशू कॉस्ट कहा जाता है, इशू कॉस्ट कहते हैं, और यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्लोटिंग कॉस्ट। भाई पैसा उठाना इतना आसान नहीं है। पैसा उठाने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, प्रिंटर को अपॉइंट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट बनाने के लिए, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन लेगा, एप्लीकेशन देगा, सेबी को के पास जाना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग के पास जाना पड़ेगा। ये सब में खर्च होता है, बिना खर्च का नहीं होता है। मान लीजिए आपको कहीं से पैसा लेना है दूसरी जगह से, तो वहां जाएंगे भी तो पैसा है, आपको फ्री जाएंगे आएंगे तो भाड़े लगेगा, किराया लगेगा, तो पैसा खर्च होता है। तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट, पैसा उठाने में कॉस्ट। मान लो कि एक आपको पैसा उठाने में 5 रुपीज लगा, यहाँ पे ₹5 लगा, यहाँ पे ₹5 लगा माइनस, तो करोगे तो इसको कहते हैं इशूड प्राइस कहा जाता है। इसको कहते हैं नेट प्रोसीड। इसको क्या कहते हैं? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि आपके हाथ में नेट कितना पैसा आया डिबेंचर को उठाने से, आपके हाथ में नेट कितना पैसा आया डिबेंचर से पैसा लेने पे। तो एक डिबेंचर में यहाँ पे ₹85 आएगा, एक डिबेंचर यहाँ पे 95 आएगा, एक डिबेंचर यहाँ पे 115 आएगा। अब आपने 12% डेप्ट ₹100 किया, यहाँ पे 12% डेप्ट ₹100, तो इंटरेस्ट हमेशा आपके फेस वैल्यू पे निकलता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट को हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। अब बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? 12% ऑफ ₹100, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12% ऑफ ₹100, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कंपनी क्या सोचेगी?
कंपनी क्या सोचेगी कि भाई साहब हमने 12 रुपीज इंटरेस्ट तो दिया, कंपनी ये सोचेगी हमने तो 12 रुपया इंटरेस्ट दिया, लेकिन हाथ में तो आया 85। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट का, इंटरेस्ट नेट प्रोसीड, यहाँ पे टैक्स की तो से लगता है आफ्टर टैक्स, तो 1 माइनस टैक्स रेट तो यहाँ पे होता ही है इनटू 100, लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स को 0 मानिए तो टैक्स को हटाइए। मैं तो यहाँ पे बताया था ना कि भाई टैक्स के आपकी आफ्टर टैक्स हमेशा निकलता है, तो 1 माइनस टैक्स क्यों हुआ, क्योंकि आफ्टर टैक्स, लेकिन यहाँ पे टैक्स 0 मानो, यहाँ पे टैक्स 0 मानो तो कितना हो जाएगा, कंपनी सोचेगा हमने तो 12 रुपया दे दिया, कितना उठा के 85 उठा के, इसमें कंपनी क्या सोचेगा हमने 12 रुपया दिया, कितने उठा के 95 उठा के। कंपनी यहाँ पे क्या सोचेगा हमने 12 दिया, कितना उठा के 115 उठा के। तो ये जो होता है ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो दिस इज इन केस ऑफ नॉन रिडीमेबल, मैंने वापसी नहीं होने वाली केसेस में ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है। प्लीज बताइए कॉस्ट ऑफ डेप्ट का हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 1 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। प्लीज बताइए ये वाली चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। प्लीज बताइए आकाश, सरदार पिंटू, अमरचंद, राजवीर, प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया कि नहीं। बताइए बेटा। यस सर, अमरचंद बोला यस सर। आगे बताइए किसी को कोई डाउट है बेटा, प्लीज आप लोग अपना डाउट बताइए अगर डाउट हो तो। ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेल डन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए इसको मैं आपको लिखा देता हूं, मैंने आपको बता देता हूं कैसे होता है, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब देखिए यहां पे आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा, ये चीजें मैं आपको दे दूंगा, आप नोट कीजिएगा। ये 10 लाख रुपीज उठाया गया 12% पे, फ्लोटिंग कॉस्ट 5% है, इट इज इशूड एट पार, 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम। इसको प्लीज समझिएगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट को किस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन, फ्लोटिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया है, ये चीजें मुझे आपको समझाना है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं जब परसेंटेज में दिया होगा तब ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहले कुछ ये भी होगा, ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेप्ट रहता है। अगर क्वेश्चन में प्लीज देखिएगा, नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट करके इस पॉइंट को समझिएगा। इफ देयर इज no information about, if there is no information about discount, premium and floating cost, फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं हो, किसके बारे में, डिस्काउंट, प्रीमियम एंड फ्लोटिंग कॉस्ट, देन
उसके बाद क्या होगा, फ्लोटिंग कॉस्ट, देन it is assumed that debt is issued at par, debt is issued at par, डेप्ट को हमने पार पे इशू किया। अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं हो, अगर आपको प्रीमियम का इंफॉर्मेशन नहीं हो, फ्लोटिंग का इंफॉर्मेशन नहीं हो, ब्रोकरेज का इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो पार पे इशू किया। उस केस में पार, कॉस्ट ऑफ डेप्ट देन कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कैलकुलेटेड। उस केस में कैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट करके निकालोगे इंटू 100। कैसे लिखोगे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, आप ऐसे लिखोगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी बेटा, सारी सिलेबस, आकाश बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, 100% सारी सिलेबस होगी, आप प्लीज आप पढ़ते रहिए, 100%, ये मेरी प्रॉमिस है आपके साथ। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हंड्रेड परसेंट सारी सिलेबस होगी, ये वाली चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं? हाँ जी आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की आंसर भी यहीं पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, प्लीज आप देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट काउ बाय एनर्जी सर्विस 10%, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, एंड इट्स टैक्स रेट इज 40%, टैक्स रेट कितनी परसेंट है? 40% है। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है। आप बताइए इस क्वेश्चन में कोई फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में लिखा है? तो नहीं सर। इस क्वेश्चन में कोई आपको ब्रोकरेज के बारे में लिखा हुआ है? नहीं सर। कोई डिस्काउंट के बारे में लिखा है? नहीं सर। कोई प्रीमियम के बारे में लिखा है? तो नहीं सर। आप बताइए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सी अप्लाई किया जा सकता है? ये वाली फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस दिस। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डी, इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 10%, टैक्स रेट कितनी है? 1 माइनस 40%, तो 10% 1 माइनस 0.4 दैट इक्वल टू 6% आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? सी पार्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए बेटा, यहां पे if the cost of rainbow is 15% and this is said to be interest, its a tax rate is 20%। सर एक बात बताइए,
क्या इसमें कोई फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है? तो नहीं सर। क्या कोई इशू कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है? नहीं सर। क्या कोई ब्रोकरेज के कॉस्ट है? नहीं सर। तो कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट भाई 15%, 1 माइनस टैक्स रेट 0.20। तो ये 15% इंटू 0.80 कितना हो जाएगा ये बताइएगा यार। तो ये 12% आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैन एंड कंपनी सेल्स अ न्यू इशू 6%, इरिडीमेबल डिबेंचर रेज 100 लाख, रियलाइज द फुल फेस वैल्यू 100। रियलाइज द फुल फेस वैल्यू 100 का मतलब ना कोई फ्लोटिंग, ना कोई ब्रोकरेज, ना कोई प्रीमियम। कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी फेस वैल्यू कितना था? 100 था। इशूड एट पार, सारे की सारी, आपको कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, 100 का 100 रियलाइज हो गया। तो यहां पे इशूड प्राइस क्या रखेंगे भाई? यहां पे 100, इशूड प्राइस 100। अब आप बताइए फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है? उन्होंने कहा कि 100 की 100 रियलाइज हो गई तो 0 है। 100 की 100 अगर रियलाइज कर गया तो फ्लोटिंग कॉस्ट आपके पास 0 है। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट यहां पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, के डी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट आपकी 6% है, 1 माइनस 40%, 6%, 1 माइनस 0.40, ये 3.6% आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, क्लासिक इंडस्ट्री लिमिटेड न्यू 8% irredeemable debenture rupees 1 lakh and realizes the full face value of rupees 100. The company falls 20% टैक्स, पूरी की पूरी रुपीज रिकवर हुई। तो यहां पे भी कॉस्ट ऑफ डेप्ट वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला। तो 8%, 1 माइनस 20%, 8%, 1 माइनस 0.20, 8% इंटू 0.8 डेट इक्वल टू 6.4%। ये आपका आंसर हो जाएगा 6.4%। बताइए क्लियर समझ आया कि नहीं आया? बताइए बेटा, अभी तक के मैंने जितनी भी आपको क्लासेस की आज का, आप लोग को समझ आया कि नहीं? प्लीज बताइए बेटा। आकाश, अमरचंद, पिंटू, राजवीर, निखिल, प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया बेटा? अमरचंद, यस सर। मैं आप लोग को अभी तक जितना भी मैंने क्लासेस किया है, इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, लाइट भी चली गई। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको फिर से इसको स्टडी करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। कोई डाउट बेटा? ये वाली चीजें मैं जितनी आज क्लासेस में कराई है, इसकी नोट्स मैं आप लोग को भेज दूंगा।
ठीक है ना बेटा, इसकी नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा। आपका कोई भी फ्रेंड है प्लीज उसको शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास ये मेरे क्लासेस को आप लोग अपने फ्रेंड सबको बताइए। मैंने 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करूँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।